चलिए ध्यान दीजिए, 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे 3D। क्या पढ़ रहे थे? है ना, 3D ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आज मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों का आज डिस्कशन होगा। इसके पीछे सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे क्या? मिसलेनियस एग्जाम्पल में 27 तक डिस्कस हो गया था। आपको 28, 29 और 30 बनाने के लिए बोले थे। क्या 28, 29 और 30 में कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को बोलिए। कौन सा? 28 तो बोलिए ना, स्पष्ट दिखिए। बोलते ही नहीं, यही ना दिक्कत है। जो दिक्कत है बोलिए कि हाँ सर दिक्कत है। देखिए एग्जाम्पल 28 में ही दिक्कत है। मिसलेनियस का ये एग्जाम्पल 28 है, उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, सॉल्यूशन इसका। गप मत कीजिए, सॉल्यूशन किया हुआ है बट समझ में नहीं आया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एंड द प्लेन। आपको पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, और पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस करने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का, कहां से? प्लेन से। और डिटरमाइन द पॉइंट्स इतना इतना। जो प्लेन जो डिटरमाइन हुआ है वो 3 पॉइंट से। तो सबसे पहले इसमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लगाएंगे। फॉर्मूला क्या आपको आता है? बोलिए। हम लोग यहां पर फॉर्मूला पढ़े थे, है ना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passing through the which passing through 3 non-collinear point, है ना। 3 non-collinear points, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन था? ये x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, और ये x2, y2 और z2, और एंड, है ना, x3, y3 और z3। क्या क्या था बताइए? कार्टेशियन फॉर्म बोलिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपने ही बोला r वेक्टर डॉट, अच्छा r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a, और क्रॉस था c माइनस a। ये वेक्टर फॉर्म था, सही बोले हैं। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ये सही बोले। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म था x माइनस x1, y माइनस y1। इसी का कार्टेशियन फॉर्म था, मैं बताता हूं, x माइनस x1, है ना, y माइनस y1 और z माइनस z1, क्योंकि r में से a है और b में से a, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और c माइनस a मतलब x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। यही इक्वेशन था। इतना बराबर 0। ये वेक्टर फॉर्म का था, ये कार्टेशियन फॉर्म का। क्या सही है? अब 3 को यहां पर पॉइंट देल है, यहां पे कहिएगा 3 को पॉइंट आपको दिया हुआ है यहां पर, है ना। ए पॉइंट जो देल है इसका कोऑर्डिनेट है 3, -1 और 2। ध्यान दीजिएगा। बी पॉइंट जिसे पास कर रहा है ये 5 है, 2 है और 4 है, और सी पॉइंट दिया हुआ है -1 और क्या 6। क्या ये रख सकते हैं आप? बोलिए। तो रखिए, आप जब रख सकते हैं तो रखिए। अगर ये रखिएगा, बैठ जाइए। ये x माइनस x1, x1 की जगह पर क्या है? 3 दिखा आपको, y प्लस 1 हो जाएगा, -1 है, और z -2, सही है। और फिर हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, 2 प्लस 1, सही है, और 4 माइनस 2,
फिर यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस ए, मतलब x3 माइनस x1, -1 -3 -5, सी x3 माइनस नहीं रे, उल्टा पुल्टा करेगा सब गड़बड़ हो जाएगा। -1 + 1 और 6 माइनस कितना 2 है ना, इसका बराबर कितना 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो ठीक है x - 3 है, y + 1 है और z - 2 है, और 5 में से 3 या कितना 2, ये 3 ये 2 और ये कितना -4, ये 0 और ये 4। क्या इसको बराबर 0 करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन आएगा। अरे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात होगा, बोलो प्लेन का इक्वेशन, इससे इसको सॉल्व कर दो किसी के थ्रू। यहां पर x - 3 और ये ऐसे कटेगा 4 × 12 - 0 और माइनस y + 1, y प्लस इसका निगेटिव होता है, ऐसे कटेगा 8 8 प्लस 8 हो जाएगा। सही है, अरे बोल भाई तुम लोग बोलता ही नहीं है। z - 2 इस तरीका से कटेगा 0 प्लस कितना 12 बराबर 0। सॉल्व करके लाया इक्वेशन। इसको सॉल्व करके इक्वेशन अगर आप लाइएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये हो जाएगा कितना 12x - 36। सही है, ये 8 8 16 हो गया, -16y -16 और ये हो जाएगा 12z -24 बराबर 0। प्लेन का इक्वेशन और बढ़िया से कीजिएगा, ये 12x - 16y प्लस कितना 12z है, 12z बराबर हो जाएगा 36 और 16, 36 और 24 कितना हो जाएगा 60, 60 और 16 76 पॉजिटिव में जाएगा, या माइनस इधर 76 बराबर 0। कुछ कॉमन भी जा सकता है, जो कॉमन अगर जितना मैक्सिमम कॉमन 4 अगर जाता है तो ले सकते नहीं, मैक्सिमम कॉमन यहां पर क्या जाएगा 4, और अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 कितना होता है 12, 3x - 4y प्लस 3z -19 बराबर कितना 0। प्लेन का इक्वेशन आ गया। और पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पीएम हम मानते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे a1x प्लस b1, सॉरी a1x नहीं ax1, हम लोग पढ़े थे ax1 प्लस b/1 प्लस cz1 -d, इसका कितना मॉड, जो प्लेन सीधे रहेगा अब बटे a² प्लस b² प्लस c² का रूट था। यहां पर x1/1 z1 कौन है, देखो जो पॉइंट से डिस्टेंस खोज रहा है 659 है, 659। तो यहां पर इससे इस प्लेन के लिए लिखोगे, यहां पर हो जाएगा 3x1 में होगा, इस इक्वेशन को लिखोगे क्या होगा 3x1 - 4y1, या डायरेक्ट लिखते चल जाए x, अच्छा पहले दिखा देते 3x1 - 4y1 और प्लस कितना 3z1 -19 का कितना मॉड, और अपॉन कितना 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट का कितना हो जाएगा रूट। अब यहां पर x1/1 z1 के जगह पर कौन, जिस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है उसको भरेंगे मान। किस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है बोलो 659, रख दो यहां पर 659 आ गया, नहीं आ जाएगा, यहां पर 659 रखो, यहां पर होगा 3 × 6 4 × 5 और 3 × 9 -19 का मॉडुलस, नीचे कितना जाएगा ये 9 9 16 9 25 25 और 9 अरे बोल 34 √34। इसको कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया 6 × 18 और 20 -2 बचा 27, 25 पॉजिटिव बचा, 25 में से 9 गया, अरे 25 में से 9 19 गया, 9 नहीं 19 6, ये 6/√34 होगा आंसर। अब रेशनलाइज करना अपना बात है, कोई बहुत बात नहीं है। रेशनलाइज अगर कीजिएगा तो इसमें क्या किया होगा,
कि 34 से √34 से ऊपर नीचे गुना किए गए, ये हो जाएगा 6 √34 अब बटे कितना 34, फिर ये कटेगा 3 दूना 6, 17 दूना 34, ये 3 √34 बटे कितना 70 आ गया। इसमें कुछ था ही नहीं। देखिए मेन आपको क्या था, आप लोग इसको बुक का देख लिए होंगे। देखिए बुक का नहीं देखिए सॉल्यूशन, यही बार बार करता। बुक में वेक्टर फॉर्म करके किया होगा, क्या क्या कर दिया। अरे बुक का सॉल्यूशन आप क्यों देखे, आपको सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट और प्लेन के बीच का, पॉइंट और प्लेन के बीच का, जिसमें प्लेन का डायरेक्ट इक्वेशन ना देके वो बोला कि प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहला तो था कि आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो प्लेन पास कर रहा था उसको इक्वेशन लिखना, मैं पढ़ाया था। चूंकि संयोग से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको नहीं दे रहा था, क्या दिल था कोऑर्डिनेट। वेक्टर फॉर्म से तो ज्यादा सारे कार्टेशियन फॉर्म, तो कोऑर्डिनेट दे ले था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का हम इक्वेशन लिख लिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख लिए, प्लेन का इक्वेशन लिख लिए। और हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि किसी पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। क्या भाई गलत बोल रहा है? अरे समझा जी, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अरे आपको नहीं समझ में आई अलग बात है। और कोई बोलिए, 29-30 में बोलिए, हम समझाने के लिए तैयार है, आप जितना क्वेश्चन पूछिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर 29-30 भी अगर आप लोगों से दिक्कत हुई है तो पूछ सकते हैं। अब किताब में क्या किया कि वेक्टर मेथड से यूनिट वेक्टर वगैरह वगैरह करके निकाला है, पीडी लगा हुआ की बना दिया है। तो बार बार मैं कहता हूं कि मिसलेनियस या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं देखिए, आप उससे रिलेटेड क्या थ्योरी पर है उस थ्योरी को लगाइए, क्वेश्चन बनेगा। वो तो दिमाग लगाएगा नहीं, तुरंत सॉल्यूशन देख लेता है और उसी में फंस जाता है बच्चा। ये लाइंस कोप्लेनर, तो कोप्लेनर का क्या कंडीशन बताए थे, बस लगा देता है। कोप्लेनर का कंडीशन था ना जी, बस उसको लगा देना, x2 - x1 y2 - y1 z2 - a1 b1 c1 a2 b2 c2, समझना पड़ेगा। 3D में कुछ नहीं है बाबू, बस कंडीशन ध्यान में रखना है, चीजें आपको स्पष्ट रहेगी। नहीं कंडीशन ध्यान में रहेगा दिक्कत होगा, स्पष्ट बात है, कहीं कोई झोल झमेला नहीं है। देख लेना जैसे जैसे लिखे वैसे लिखना, इसके बाद ये चीज लिखे है और बाद नहीं आना, यानी तो और बढ़िया से लिख सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन इतना, ये तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट लिख दिया। चलिए बोला जाए और कोई मिसलेनियस एग्जांपल में, हो सकता है 30 नंबर में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बना है 30 नहीं बना है, कोई बात नहीं बताते। शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाए हैं क्या, दिखाइए। शॉर्ट नोट्स सब लोग बना लीजिए 3D का, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनेशन टाइम में भी आप उसको रिवीजन करके जाएंगे। पॉइंट यहां लिखा हुआ है तुमको, एग्जाम्पल 30 पर आधारित एक्सरसाइज में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, हाँ 2-3 क्वेश्चन होगा ही। देखिए एग्जाम्पल 30 कुछ नहीं कह रहा है, ये लाइन का दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
अरे लिखा रे, लिखो जल्दी, छापो, छापी में 10 दिन लगा देगा, क्या आप डिस्कशन करेंगे। कोटा करना सोल्यूशन नहीं है। अब भाई इसको छाप लेगा तब ना समझेगा, तो हम बोलबो करेंगे तो कर ध्यान तो यहाँ है लिखने पर, दिमाग में क्या घुसेगा। अब कोई बच्चा को डिटर्मिनेंटे नहीं सोल्व करने आएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं बताओ। है अब कह रहा होगा क्या बात करते सर, डिटर्मिनेंट सोल्व करने नहीं आएगा। अब एक 10 गो होगा जरा डिटर्मिनेंट सोल्व करने नहीं आता होगा, हमको पता है। उनतीस तो बन जाएगा ना, 29 में जो कोप्लेनर का कंडीशन है लगा देंगे। दो लाइंस कोप्लेनर कब होता है ना, जब है ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होगा उसका डिटरमिनेंट 0। यहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे पहला लाइन पास कर रहा था, और x2 y2 z2 वो पॉइंट है जिससे दूसरा लाइन पास कर रहा था। a1 b1 c1 पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और a2 b2 c2 दूसरा लाइन का डायरेक्शन। इसी का वेक्टर फॉर्म पढ़ाए थे आपको, है ना। वेक्टर फॉर्म में मैं आपको पढ़ाया था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, सही मैं बोला है, b1 क्रॉस b2। नहीं बटा में मैग्नीट्यूड नहीं था इसमें, कुछ मत पकड़ लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, बटा में मैग्नीट्यूड कहां से इसमें आएगा। ये होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट बीच में, और b1 क्रॉस b2, जहां पर a2 a1 पोजीशन वेक्टर है जिससे पहला और दूसरा लाइन पास कर रहा है, और b1 क्रॉस b2 जो है वो है ना, b1 वो वेक्टर है जिसके पैरेलल पहला लाइन है, और b2 वो वेक्टर है जिसके पैरेलल दूसरा लाइन। अरे उसी तू तो इसी से दिमाग में आ जाता है कि उसी का कार्टेशियन फॉर्म करना हुआ ना, a2 माइनस a1, तभी तो x2 माइनस x1 हुआ है। क्या यार इतना तो समझते हैं हम। चलो हो गया ना। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा देखो, एग्जाम्पल नंबर 30 कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया है। चलो अब उतना लिखेंगे नहीं, बस समझाएंगे शॉर्टकट में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना और इतना, जहां की लाइन इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और क्रॉस कर रहा है एक्स वाई प्लेन को। मतलब कहने का मतलब कि बिंदु इतना और इतना से पास करने वाली रेखा जहां पर एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करती है ना, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस दोनों पॉइंट से पास करने वाली रेखा का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने आपको पढ़ा है लाइन की बात, प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। लाइन में मैंने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म। क्या याद है पक्का सबको। चलिए क्या था इक्वेशन, हम लोग सीधे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहला काम यह है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच पासिंग, एक गप मत करो रे जनाब, ध्यान दो, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट्स है यहां पे,
नाम दिया हुआ है ना, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक दिया पॉइंट 3 4 और क्या 1 एंड बी 5 1 6 इज, इसका दोनों फॉर्म पढ़ाए थे, कार्टेशियन फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी। अभी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट, यहां कहा प्लेन है रे, ए वेक्टर प्लस लेमडा और बी माइनस ए वेक्टर। गलती बोल दिए क्या? नहीं गलती है, गलती। ठीक यही है, हाँ यही था, नहीं A2 माइनस A1 था करके, यही था। तब इसको ए वेक्टर माना होगा, इसको बी वेक्टर, तब ये दोनों पोजीशन वेक्टर था गिवन पॉइंट का। यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में आया था। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आया था? x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, इस तरीका से आया था। चलिए, तो उसका हम लोग इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, या कार्टेशियन फॉर्म में आया था, है ना, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ऐसा आया था। चलिए, अगर हम लोग करें, ये वेक्टर फॉर्म का था, ये कार्टेशियन फॉर्म, चूंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट डेल है तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए करें, ये x1 y1 z1 मान ले, ये x2 by 2 z2 क्या हो जाएगा? x माइनस 3, सही है, और 5 माइनस 3, ये y माइनस 4 और 1 माइनस 4, सही है। देखना गलती होगा वहीं पर बोलना कि यहां सर गलत हो गया, 6 माइनस 1, इसको आप कीजिएगा x माइनस 3 बटे कितना 2, ये y माइनस 4 बटे माइनस 3, ये z माइनस 1 बटे 5। अब सवाल है कि इससे x y z का मान निकालना, इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं लेमडा, लेमडा के जो मन करे मान लिए, कोई कांस्टेंट। अब इससे आपको निकल जाएगा x का वैल्यू, हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3, x माइनस 3 बटे 2 बराबर लेमडा, x माइनस 3 बराबर 2 लेमडा, x बराबर 2 लेमडा प्लस 3, सही है। y बराबर आ जाएगा माइनस 3 लेमडा प्लस 4 और z बराबर आ जाएगा, z बराबर 5 लेमडा प्लस 1, क्लियर। अब देखिए ये x बाई जेड निकल गया। अब कह रहा है ये लाइन है ना, x बाई प्लेन को जहां पे क्रॉस करेगा वहां पर इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। हम बोले थे x बाई प्लेन पर किसी भी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। यहां पर है ना, वेन, यहां पर लिखेंगे वेन द लाइन है ना इंटरसेक्ट या क्रॉस, जो लिखा है, वेन द लाइन क्रॉसेस द एक्स बाई प्लेन, देन अगर एक्स बाई प्लेन को क्रॉस करेगा तो वहां पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। जेड कोऑर्डिनेट क्या आया? 5 लेमडा प्लस 1 बराबर 0, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा? लेमडा का वैल्यू -1 बटे 5। अब इसी एक्स बाई जेड में इसका मान रख दो, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई। इसलिए कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द, अच्छा पहले एक्स और वाई सब निकाल लेते, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 2 मल्टीप्लाई -1 बटे 5 आप प्लस 3, यही ना जी, 2 लेमडा प्लस 3 है, इससे वैल्यू आ गया -2 बटे 5 प्लस 3, मतलब आ जाएगा 13 बटे 5, सही है। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू -3 मल्टीप्लाई -1 बटे 5 और प्लस 4, मतलब हो जाएगा 3 बटे 5, 5 का 20, 23 बटे 5, सही है। और z का वैल्यू तो 0 है करेगा, ये 5 गुने -1 बटे 5 अब प्लस 1, तो ये क्या आ गया? 0 आना है, z को तो 0 किए। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, जो पॉइंट के बारे में चर्चा हो रही है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज कितना हो जाएगा? 13 बटे 5, 23 बटे 5 और 0 हो गया, यही दिया होगा। आ गया कोई दिक्कत? अगर यही लाइन पास करता वाईजेड प्लेन से तो x बराबर 0 होता,
जेड एक्स प्लेन से करता y बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है, तो आपको इसी प्रकार से बना लेना है। यही एक्स वाई जेड आ गया लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चल रहा है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। नहीं पढ़े लगेगा तो ये करे पड़ेगा। हो गया, अरे बोलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन बोलो। अरे ऊपर देखो, जल्दी लिखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोलिए। अब बोलता ही नहीं है, चुप रहता है। बनाक नहीं लाया है क्या जी? क्वेश्चन बनाने में भी भार पड़ रहा है। यही सब क्वेश्चन दे देगा ना एग्जाम में, तो कहेगा सर पता ही ना किए लगता है ये सब है। देखो इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, और 12 क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या किया है 12 में, सुनो। यहां भी कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर द लाइन पास कर रहा दूगो पॉइंट से, तो पास कर रहा दूगो पॉइंट से, तो इतना तक तो कर लेगा, इक्वेशन निकाल लेगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इतना लेमडा कर लेगा एक्स बाई जेड। अब ये कह रहा है क्या, ये नहीं कह रहा है कि क्रॉस करना कोई प्लेन का, कह रहा है क्रॉसेस द प्लेन, उसका इक्वेशन दे दिया है। तो जो इक्वेशन दिया है ना 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स बाई जेड के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देगा, तो लेमडा का वैल्यू निकल लेगा। और लेमडा का वैल्यू निकलेगा
उस फिर लेमडा का मान इसमें रखेगा तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा, वो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, है ना भाई। चलिए बोलिए बोलिए आगे बोलिए। और 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर जो इसका बताए थे 27 उसके जैसा है। देखो ना हम दिखा रहे हैं, थोड़ा नहीं मालूम चलेगा, हम तो दिखाते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? 13 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 27 के जैसा है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ प्लेन्स है। 27 नंबर एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन है या नहीं है? पहले हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और उस प्लेन का डायरेक्शन उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन है एबीसी मान लेंगे। तो उसका इक्वेशन था a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर कितना 0। अब चूंकि ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा देंगे। दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। उसे अपने वैल्यू निकल जाएगा, आएगा 2a प्लस 2, मतलब ए और ए बी सी में इक्वेशन आ जाएगा 2 गो, और उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेमडा के बराबर करेंगे, बताए थे हम लोग, है ना। और फिर एबीसी का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए डिस्कशन का मतलब यही हुआ कि टीचर चीजों को समझा दे और आप समझ लीजिए और आपसे क्वेश्चन बन जाए। मैथमेटिक्स यही कहता है। मैथमेटिक्स ये नहीं कहता है कि एक एक चीजों को ऐसे बता दे और तू छापो, उससे मैथ तुमको नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। अगर छापता भी है तो इसको घर पर फिर से अपने से जाके ट्राई करो, ये देखो कि हमसे बन रहा है कि नहीं। जिस दिन तुमसे ये बनने लगेगा चीजें आसान हो जाएगी। बोलो भाई बोलो, हम तो 10 11 12 13 14 13 तक डिस्कस कर दिए लगभग। क्या बोलो, और कोई दिक्कत है बोलो तो, बोलो तो कम से कम। 4 नंबर, ये बच्ची बोल रही है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, पढ़िए एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पासिंग थ्रू द क्या ऑरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू क्या एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो पास कर रहा है ऑरिजिन से। तो मुझे तो लगता है ये y बराबर 0 होगा लाइन। आप सोच लीजिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो वो स्वयं एक्स एक्सिस ही होगा। दूसरा और कोई लाइन ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर कांस्टेंट। ये 2D में ही पढ़ा चुके हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर कांस्टेंट, लेकिन जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा क्या वो ऑरिजिन से पास करेगा? अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है दैट वो स्वयं एक्स एक्सिस है और दूसरा कोई लाइन पॉसिबल नहीं है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, y बराबर वही दिया होगा। क्या दिया? हमको तो लगता है वही होगा। आए? आए? यार क्या तुम लोग है, पूछ रहे हो कुछ बोलिए ना रहा। तो वही उस तरीका से दे दिया है, एक्स बटे 1 बराबर y बटे 0 बराबर z बटे कितना 0, है ना।
3D प्लेन की बात कर रहा है, वो 2D की बात था। लगे देखिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, गप क्यों कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा तो पता नहीं चलेगा कि 3D का बात कर रहा है कि 2D का बात कर रहा है। लेकिन ये 3D में अगर कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, लाइन ही तो बोला है, और पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0 0, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा वो x एक्सिस के पैरेलल या स्वयं x एक्सिस का 1 0 0 होता है, इसीलिए दे दिया 1 0। ये बोलेगा ना 3D, जैसे ठीक है 3D डायमेंशनल में एक क्वेश्चन दिया है चैप्टर में, तब तो ठीक है, लोग इस तरीका से बना लेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देगा, इसको 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर सोचेगा तो सीधे हो जाएगा x बराबर y बराबर 0। ठीक है, गलत नहीं दिया है, 3 डायमेंशनल प्लेन के लिए ये ठीक दिया, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0 0 हो गया, मतलब पासिंग पॉइंट गिवन पॉइंट, और चूंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा 1 0 0, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होगी वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, बाकी y और z के साथ 90 90, तो cos 0 cos 90 cos 90, 1 0 0 सही दिया, गलत नहीं दिया। चलिए समझ गए आप, अरे समझे 4 नंबर पूरा समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहां पर गिवन डेट दिया गया, ध्यान दो, गिवन डेट दिया गया कि सिंस द लाइन इज पैरेलल, हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो हो जाएगा यहां पर cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, बाकी y और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री का। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया मेरा 1 0 0, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, और ये लाइन पास कर रहा है, सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, सिंस द लाइन पासिंग थ्रू, पास कर रहा है किससे, ऑरिजिन से, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब हो गया 0 0 0, है ना। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पढ़े थे हम लोग, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c। तो यहां पर x1 y1 z1 यही है, ये मेरा है x1 y1 z1 गिवन पॉइंट जिससे पास करना, और ये मेरा है a b c डायरेक्शन को साइन। तो कंपेयर कर लीजिए, ये x माइनस 0 बटे 1, y माइनस 0 बटे 0, z माइनस 0 बटे 0, ये आ गया x बटे कितना 1 बराबर y बटे 0 बराबर z बटे कितना 0 हो गया। चलिए और कोई बात बोलिए, कितना, ये बच्चा बोल रहा है 14 नंबर का आंसर नहीं आता, कितने लोग 14 बनाए हो पहले बाबू, 14, 1 2 आंसर आ गया आप लोग का, 8 ही आता है, तो गड़बड़ है क्या आंसर। हाँ इक्वी डिस्टेंस है, सही बोला, मॉडुलस से निकालना पड़ेगा तब आ जाएगा, सही पकड़ा, मॉडुलस का ही बात है, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, एक बार प्लस प्लस वाला ले लो, एक बार प्लस माइनस वाला, क्योंकि माइनस माइनस लोगे तो वो भी प्लस है प्लस हो जाएगा। यही तो पता चलेगा कि कहां आप गलती
कर रहे हैं। आज कितना तारीख हुआ? 14 हो गया। बढ़े ऊपर, छापिए छापिए जल्दी। चलिए और क्वेश्चन बोलिए। क्या जी आप लोग बोलिए, सब बन गया है? 15 नंबर। तो ठीक तो है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख दीजिएगा ना। क्या पढ़ाए थे? अच्छा वेक्टर फॉर्म छोड़िए ना, कार्टेशियन फॉर्म बोलिए ना, ज्यादा आसान होगा। काहे नहीं जानते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। और कल आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन कौन होगा बताओ? एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन कौन होगा? वाईजेड प्लेन होगा। अरे एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन पूछ रहा है। मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ देगा बात। वही बात दिया है कि पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। a1 बटे a2, वो तो पैरेलल का कंडीशन है दो प्लेन का। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए ना हमको कि एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन कौन होगा? एक्सिस के पैरेलल प्लेन बताना आपको। बाइजेड प्लेन ही होगा। एक्सिस के पैरेलल मतलब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का पैरेलल नहीं होगा। उसका बाइजेड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस के दिशा में। यहां पर मेन फंडा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको समझना है, जो चीजें दिया है उसी से लेमडा का वैल्यू आपको निकलेगा। आप ये तो लिख दीजिएगा कि दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, वो लिख दीजिएगा जो आएगा। लेकिन एक्स एक्सिस बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखिए आपने, देखिए हम क्या देखने का। एक्स एक्सिस के पैरेलल कहने का मतलब प्लेन, प्लेन जो होता है प्लेन का डायरेक्शन कौन देता है? नॉर्मल वेक्टर वही देता है जी। है मतलब उस नॉर्मल वेक्टर के जो पैरेलल होगा।
तो बाइजेट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की ओर। मुझे तो लगता है बाइजेट प्लेन ही होगा एक हिसाब से। क्वेश्चन नहीं बनने का कारण देखिए यही होता है कि अगर इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं कि वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा। कितना नंबर है, 15। देखिए यहां लिख रहा है क्या, सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर रिक्वायर्ड प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर इट्स नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। किसका नॉर्मल, प्लेन का। अगर रिक्वायर्ड प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसका नॉर्मल, उस प्लेन का नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, एक्स एक्सिस पर। इसको इमेजिन कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर प्लेन होगा, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और उसके पैरेलल प्लेन, उसका नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर होगा। यही बात को समझना है। और जब नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ना आप लोग डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस का पढ़े होंगे, 100 100 ना, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कितना, 100। और वो प्लेन जो होगा, प्लेन का नॉर्मल वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा और एक्स एक्सिस का डीसी दोनों का प्रोडक्ट 0 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। हम तो ये चीज पहले भी बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा प्लेन का। तो एक्स एक्सिस का डीसी जो कि 100 होता है, और जो प्लेन निकालेंगे उसके नॉर्मल के डीसी डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दी, बस आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। मैंने तो लेमडा का वैल्यू निकालना था। या इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि वही बात हो गया, इतना बराबर 0 कीजिएगा, आ जाएगा। हाँ बोलिए, बात समझ में आया। बात, जो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वाई एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहां पे ये जो इक्वेशन है, 15 नंबर क्वेश्चन आपने जो पूछा, अब ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहां पर
वेक्टर फॉर्म में हला के इक्वेशन दिया है। किसमें इक्वेशन दिया है? वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर प्लेन का इक्वेशन दिया है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस कितना के अब बराबर कितना दिया है 1। कोई बात नहीं, दो प्लेन का इक्वेशन दिया है। और दूसरा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j और माइनस कितना के, है ना, और बराबर प्लस 4 दिया है ना, प्लस 4 बराबर 0। यहां पे आपको अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट कीजिएगा, हाँ ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। और इसको कीजिएगा तो 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 बराबर कितना 0। और इधर चलता तो माइनस 4 इधर प्लस 4, दोनों प्लेन का, तो दोनों के इंटरसेक्टिंग से, है ना, इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन हम पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन हम लोग ये पढ़े थे। प्लेन इज, ये सीधे हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा था, ये पूरा रखिए 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 बराबर कितना 0। इसको अब फिर ax प्लस by प्लस cz के फॉर्म में लाइए, आ जाएगा 1 प्लस कितना 2 लेमडा इंटू एक्स, ये 1 प्लस कितना 3 लेमडा इंटू कितना y, 1 माइनस लेमडा बराबर इंटू कितना z, प्लस या माइनस करेगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 लेमडा बराबर कितना 0। अब इस प्लेन का ये जो इंटरसेक्टिंग प्लेन निकला उसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन ये सब है ना, इसको और ऐसे लिख सकता है 1 प्लस 2 लेमडा इंटू कितना x, 1 प्लस कितना 3 लेमडा इंटू y, 1 माइनस लेमडा इंटू z बराबर 1 माइनस 4 लेमडा, ये ax प्लस by प्लस cz बराबर d। अब यहां पर सिंस द इंटरसेक्टिंग प्लेन जो है, सिंस द इंटरसेक्टिंग प्लेन जो है वो पैरेलल है, प्लेन इज पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसलिए द नॉर्मल ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन, तो इंटरसेक्टिंग प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन इज परपेंडिकुलर हो जाएगा, इज परपेंडिकुलर टू द क्या एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो चूंकि हम लोग डीसी जानते हैं, डीसी ऑफ द एक्स एक्सिस, डीसी ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डीसी कितना 1 0 0, ये एक्स एक्सिस का डीसी, इसके ये नॉर्मल का डीसी है, इंटरसेक्टिंग प्लेन के नॉर्मल का डीसी है ना, कौन 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 1 माइनस लेमडा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 लेमडा मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 3 लेमडा मल्टीप्लाई 0, ये तो सब 0 हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। क्या इससे लेमडा का वैल्यू निकलेगा, मुझे लगता है लेमडा का वैल्यू -1/2। अब यही -1/2 वैल्यू रख दो, प्लेन का क्या निकल गया, इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन। तो ये लेमडा का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा, पहले बोलता था कि इंटरसेक्टिंग प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, या किसी प्लेन के पैरेलल है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहां पर बोल दिया पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो मेन है इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि अगर इंटरसेक्टिंग प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, या कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उस प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। इस बात को अगर आप समझ जाइएगा तो निकल जाएगा, यही बात का मीनिंग नहीं समझिएगा लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल होते रहे। बातें समझ में आ गई। तो कोई भी प्लेन के पैरेलल नहीं बोल रहा है, एक्सिस के। अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान में बात को रखिएगा, अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब उस प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसका नॉर्मल वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो उसका नॉर्मल जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना बात ध्यान में रहेगा।
चलिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। देखिए, चीजों को समझना पड़ता है, अगर चीजें नहीं समझने तो चीजों को देखिए क्या है। नहीं, मेन तो फंडा वही था कि अगर प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक, नहीं इमेजिन, देखिए हर चीज में हम इसी को एक्स एक्सिस मानते हैं, उसके पैरेलल कोई प्लेन है, उसका नॉर्मल तो इधर होगा, तो नॉर्मल एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सही है। देखिए, हर चीज को अगर समझ के चीजों को याद रखिएगा तो ज्यादा, रट्टा खाली मारिएगा तो भूल जाइएगा। क्या हुआ, और क्वेश्चन बोलिए। हाँ, और कोई क्वेश्चन है, बोलो। बोलिए, और कोई क्वेश्चन। नहीं बोलेगा, हैं?
बोलिए। क्या जी, बोलो, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? नहीं बनाया क्या? बनाया ही नहीं है क्या? चलो, अब नहीं है दिक्कत है तो हम क्या बोले। लो, एक चीज सुन लीजिए, अगला क्लास मैथ में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि पहले ऐसा माना जाता था कि 5 नंबर फिक्स है। अब भी एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। मुश्किल से ये 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। अरे रुक ना यार, ध्यान से सुन ले तो कम से कम बसते मुरे लगता है तुम्हें। इसे लगता है ना कि कोई चीज छूट रहा है। अरे छूट रहा है यहाँ, ये देखो। इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीका आपको आना चाहिए। क्या अभद्रता वाला बात तुम लोग करते रहता है यार, इतना सीरियस गजब कहानी है। बता रहे हैं चीजों को, कुछ से कुछ कर रहा है, फिर बाद में बोलेगा कि सर बोले ही नहीं इस चीज को। लीनियर इनइक्वालिटीज आपको आना चाहिए। लीनियर इनइक्वालिटीज जैसे मैं कहूं 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है ना, 4x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 13, इस तरीका की बात है। इसको सॉल्व करो। इसमें और रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ाया हुआ है। जिसको ये चीज सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, लीनियर एलपीपी समझने में कोई परेशानी नहीं है, इसका ये बेसिक चीज है। और जिसको ये नहीं आएगा सॉल्व करने, वो जूझते रहेगा। पहले ही हम बोल देते। अब ये 11th क्लास में मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो YouTube चैनल प्रगति साइंस क्लासेस पटना, ठीक है ना, प्रगति साइंस क्लास 11th वाला वीडियो उसी पर है। प्रगति साइंस क्लासेस पटना में प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, 11th के वीडियो में जाइएगा, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज शुरू से है, 4-5 लेक्चर है। लेकिन बीच का लेक्चर जो आपका है, शुरू में तो इनइक्वालिटी के बारे में परिचय उचय दिया गया है ना। अगर वो भी आता है तो फंडामेंटल से 4-5 लेक्चर अगर पढ़ लेते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन बीच का लेक्चर नंबर मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 और 3 इंपॉर्टेंट, 4 या 5 को लेक्चर है। 2 में तो हमको लगता है प्रॉब्लम, 3 और 4, इसका लेक्चर नंबर 3 और 4 जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर 1-2 भी पढ़िएगा तो 1-2 में बेसिक जानकारी इनइक्वालिटी का दिया गया है। लेकिन 3-4 अगर बेसिक जानकारी आता है तो लेक्चर नंबर 3-4 उसका एक बार जरूर पढ़ के आइएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते है ना, किधर हाफ प्लेन लाई करेगा। बात समझ गए ना, ये आपका काम है। अब फिर हम यहां से लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे एलपीपी। इसमें 2-3 प्रकार का प्रॉब्लम आता है। एक तो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसमें क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है डाइट संबंधित प्रॉब्लम, डाइट मतलब आहार संबंधित, वो बता देंगे वो कैसे, जैसे कैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उसको आप सॉल्व कर लेते थे ग्राफिकल मेथड से। या कभी कभी क्या रहता था लैंग्वेज में, तो आप इक्वेशन में क्या पहले करते थे, कन्वर्ट, उसके बाद सॉल्व करते थे। ठीक उसी प्रकार से यहां भी है ना, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया रहेगा है ना, कि मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका दिया रहेगा z बराबर इतना, उद्देशिक फलन है ना, गिवन टू लीनियर कंस्ट्रेंट भी दिया रहेगा है ना, कि ये है, इस पर आधारित है। या कुछ क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें बनाना पड़ेगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में 2-3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक डाइट संबंधित बोला जाता है, डाइट संबंधित प्रॉब्लम है। एक ट्रांसपोर्टे
हाँ ट्रांसपोर्टिंग संबंधित रहेगा, है ना, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, और एक रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड। उसमें कहेगा एक फैक्ट्री है जो दो प्रकार के प्रोडक्ट को मतलब उत्पादन करती है, दो प्रकार के आइटम को, है ना, प्रोडक्ट करती है ना। फर्स्ट आइटम को बनाने में इतना टाइम लगता है, दूसरे को इतना टाइम, एक को बेचने पर इतना लाभ है, दूसरे को बेचने पर इतना लाभ है। फैक्ट्री में जो मशीन है वो इतना आवर के लिए अवेलेबल है। तो बताइए, है ना, किस आइटम को कितना प्रोडक्शन करे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एलपीपी जो क्वेश्चन है ना, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज है। यही आगे चल के एमबीए में भी पढ़िएगा तो इसका और ब्रॉड रूप पढ़ाया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब ही होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस समझते हैं ना, स्रोत, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम किस तरीका से यूज करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिले, प्रॉफिट मिले। आज कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी बिजनेस का यही रूल है। बात समझ में आ रहा मेरा? बिजनेस का सबसे बड़ा रूल यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, स्रोत है, उसको हम किस तरीका से यूज करें, हाउ टू यूज, ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हर बिजनेस में यही चाहता है। हमारे पास जो अवेलेबल है, मान ले जाए हम कोई फैक्ट्री चला रहे, हमारे पास 50 गो वर्कर है, 2 गो मशीन है। अब हमको लगेगा कि हम इसको किस तरीका से, हाउ टू मैनेज, कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें ताकि ज्यादा उस पर हमको प्रॉफिट मिले। वो हम देखेंगे कि बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, मार्केट का किस प्रोडक्ट का डिमांड है, किस प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिट हो रहा है। ये भी कुछ ऐसे भी देखते हैं, प्रोडक्ट होता है जिसको कंपनी को बनाने में बहुत कम प्रॉफिट होता है, तो उसको बनाने में इंटरेस्ट कंपनी नहीं दिखाती, या अगर दिखाती है तो उसका चार्ज ज्यादा लेता है। अब यही देखिए ना, ये पैनल की मैं बात करता हूं, ये 86 इंची का मैक्सअप का पैनल है। कितने इंची का? 86 इंची का। एक 75 इंची का आता है, मात्र 11 इंची का फर्क है। डायगोनली अगर कहे दे कितना इंची? 11 इंची। 75 इंची का पैनल आपको 2 लाख में मिल जाएगा, और ये 86 इंची का पैनल 3 लाख में मिलेगा। 11 इंची में 1 लाख का डिफरेंस है। अब मैंने सवाल किया कि ऐसा क्यों, तो बोला सर 75 इंची जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल प्रोडक्ट है मार्केट में, 100 में 95 लोग वही खरीद रहे हैं। 86 इंची खरीदने वाले की संख्या 5 लोग का है। तो कंपनी जब 5 लोगों के लिए कोई चीजों को, प्रोडक्ट को बनाएगी, उसमें पूंजी को फंसाएगी, तो आपसे ज्यादा पैसा तो लेगी ना। बात समझ रहे ना? तो हर चीज पर वो मैनेजमेंट होता है, मार्केट का डिमांड किस चीजों का है, मतलब बिजनेस हर चीजों पर निर्भर करता है। ये सब चीज इसमें सिखाया जाता है। खैर आपको इसमें थोड़ी सी झलक दिया गया, बाकी लोग एमबीए करते नहीं करता है, तो वो सब में और ज्यादा चीजों को पढ़ाया जाता है, किस तरीका से क्या है, मार्केट रिसर्च हमारा क्या करता है, क्या प्रोडक्शन है। तो इसमें आपको 2 से 3 क्लास एलपीपी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिक जानकारी भी इसमें आपको देंगे, हर चीज देंगे, क्या कैसे है नहीं है। बात समझ है ना? तो आइए, बहुत बढ़िया चैप्टर है और 5 नंबर फिक्स है।